नमस्ते, गुड मॉर्निंग। जिस टॉपिक का हमें बहुत लंबे समय से इंतज़ार था वो टॉपिक लेकर आज हम आए हैं। उस टॉपिक के अंतर्गत बताया गया है नीति निहित तत्व। हम इनसे पहले की वीडियो में भारतीय संविधान के अनुच्छेदों पर चर्चा कर रहे थे। उन अनुच्छेदों में हमने संविधान के अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर संविधान के अनुच्छेद नंबर 35 तक की चर्चा कर ली थी। इसके अंतर्गत हमने संविधान के शुरुआती भाग नागरिकता और साथ ही भारत के राज्यों के बारे में पढ़ा और उसके बाद में हमने मूल अधिकार पर चर्चा की। आज हम जिस पर चर्चा करने वाले हैं वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो संविधान के अनुच्छेद नंबर 36 से 51, संविधान के अनुच्छेद नंबर 36 से अनुच्छेद 51 तक वर्णित है। मतलब संविधान के अनुच्छेद नंबर 36 से ये 51 तक वर्णित है। अब सबसे पहले देखिए नीति निर्देशक तत्व होते क्या है। नीति निर्देशक तत्व जो है सरकार के दायित्व है। देखिए इसको समझने से पहले हम समझते हैं हमारे जो संविधान सभा के सलाहकार थे BN राव, उन्होंने सबसे पहले जब मूल अधिकारों पर चर्चा हुई तो उन्होंने 2 प्रकार के मूल अधिकार बनाने की सलाह दी। क्योंकि ये जो हमारे संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो जो हमारे सलाहकार थे संविधान सभा के BN राव, उन्होंने 2 प्रकार के मूल अधिकारों की मांग की कि 2 प्रकार के मूल अधिकार बनाए जाए। एक अधिकार वो जो तुरंत लागू हो और न्यायालय में जिनमें परिवर्तन किया जा सके, मतलब न्यायालय के द्वारा उनमें संशोधन परिवर्तन किया जा सके। जबकि दूसरा जो मूल अधिकार हो वो मूल अधिकार ऐसे हो जिन्हें सरकार धीरे धीरे लागू करे। भारतीय संविधान सभा ने इनके विचारों की तारीफ की, विचारों को माना कि हाँ इनके विचार जो है तारीफ योग्य है या इनके विचार जो है सराहनीय है। परंतु मूल अधिकार एक ही प्रकार के बनाए। पहले वो मूल अधिकार बनाए गए थे उन मूल अधिकारों को मूल अधिकार बनाना दिया गया जो उस समय 7 थे, परंतु संपत्ति के अधिकार को बाद में हटा दिया गया था। और जो दूसरे जो मूल अधिकार उन्होंने बताए थे, दूसरे जो मूल अधिकार मांगे थे ना उन्होंने, उन दूसरे मूल अधिकारों को जो सरकार द्वारा धीरे धीरे लागू किए जाएं उन अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों के रूप में जोड़ा गया था। अब देखिए नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के पीछे उद्देश्य क्या था। पहला उद्देश्य था लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। पहला उद्देश्य था लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये पहला किसका उद्देश्य था। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का पहला उद्देश्य। दूसरा था सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ये 2 उद्देश्य थे। किसके उद्देश्य थे। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के ये 2 उद्देश्य थे। BR जो राव था उन्हें सलाह दी थी 2 प्रकार के मूल अधिकार बनाने की, परंतु सरकार संविधान सभा ने उनके कार्य की सराहना तो की, उनकी मांग की सराहना की, परंतु मूल अधिकार एक ही बनाए जिनमें जो न्यायालय में जाकर परिवर्तन हो सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत मूल अधिकार जो है वाद योग्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व अवाद है। मतलब मूल अधिकारों का हनन होने पर सरकार द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा मूल अधिकारों को हनन होने पर हम कोर्ट में जाकर, न्यायालय में जाकर अपने अधिकारों को बहाल करवा सकते हैं। जबकि नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं होने पर या उसमें बाधा पहुंचने पर हम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। क्योंकि मूल अधिकार जो है एक तरह से अनिवार्य अधिकार है जो भारतीय संविधान भारतीय नागरिक को जन्म से प्रदान करता है। जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है वो सरकारी कर्तव्य हैं, सरकार को दी गई गाइडलाइन है जो सरकार अपनी सुविधा के अनुसार समय समय पर जैसे उसके पास संसाधन होंगे वैसे वैसे वो अधिकार हमें प्रदान करती जाएगी। तो कुल मिलाकर नीति निर्देशक तत्व जो है अवाध है, मतलब उनको लागू नहीं होने पर हम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। अब देखिए नीति निर्देशक तत्व जो संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक वर्णित है, उनके लिए एक शॉर्ट
जो कविता के रूप में आपको अधिकार याद कराने की कोशिश हमारे द्वारा की गई है। इन कविता को पढ़ने से पहले अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कोई समस्या हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट्स बॉक्स में उसको लिखिए। ठीक है, टाइम न लगाते हुए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में देखिए बताया गया है, सबसे पहले बताया गया एक छोटी कविता है, इसे पढ़ते हैं। ये 2 भागों में कविता थोड़ी बड़ी थी, इसलिए मैंने आधा पार्ट अभी लिखा है और आधा पार्ट अभी इनको मिटाने के बाद, समझाने के बाद फिर लिख देंगे। चलिए, पहले है अनुच्छेद 36 देगा राज्य की परिभाषा, 37 बदले ना निर्देशक की न्याय भाषा, 38 ने सार न्याय का बनाया, 38 दोनों असमानता को मार गिराया, आजीविका का साधन देना 39 का काम है, 39 बताएगा संसाधन हिस्सा आम है, 40 से पंचायत बने, 41 से काम शिक्षा, 42 करे प्रसूति, 43 उद्योग संचार। मतलब ये जो चैप्टर है इसके अंतर्गत इस कविता के माध्यम से ही आपको बहुत ही सरल भाषा में नीति निर्देशक तत्वों को समझाने की कोशिश की गई है। अगर आपको इस कविता के माध्यम से ये सब कुछ समझ में आ जाता है तो मेरा वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले बताया गया है, इसके आधार पर हम चर्चा करते हैं और इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले है अनुच्छेद 36 देगा राज्य की परिभाषा। मतलब अनुच्छेद 36 में, अनुच्छेद 36 है उसमें राज्य की परिभाषा बताया गया है। राज्य की परिभाषा मतलब नीति निर्देशक जो तत्व है उन तत्वों के आधार पर राज्य के नजरों में वो तत्व कैसे होने वाले हैं उसके बारे में बताया गया है। ऐसे ही राज्य की परिभाषा मूल अधिकार के जो अनुच्छेद था शुरुआती 12वां, उसमें भी राज्य की परिभाषा बताया गया था। दूसरा जो अनुच्छेद है 37वें अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना बताया गया है। अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना इसके अंतर्गत साफ कर दिया गया है। देखिए, 37 से बदले निर्देशक की न्याय भाषा, मतलब 37 में बताया गया है कि नीति निर्देशक तत्व जो है न्यायपालिका में परिवर्तनशील नहीं है। मतलब इन नीति तत्वों का लागू नहीं होने पर हम न्यायालय की शरण में नहीं रह सकते हैं और न्यायपालिका इन्हें बदल नहीं सकती है, ये बताया गया है। जबकि 38 में लोक कल्याण और सामाजिक व्यवस्था को बताया गया है। लोक कल्याण और सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताया गया है। सामाजिक व्यवस्था, अब देखिए इसे 2 भागों में समझाया गया है। पहला बताया गया इस कविता के माध्यम से 38 ने सार न्याय का बनाया, 38 से दोनों असमानता को मार गिराया। अब देखिए, सार का मतलब होता है एस मतलब सामाजिक, ए मतलब आर्थिक और र मतलब राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना मतलब लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना 38वें संविधान के अनुच्छेद में बताया गया है। जबकि 38(1) में बताया गया है सामाजिक व्यवस्था मतलब सामाजिक स्तर के आधार पर जो हम में भेदभाव था उस भेदभाव को खत्म कर दिया गया है। 39 में आजीविका का साधन देना 39 का काम है। 39 बताएगा संसाधन हिस्सा आम है। अब देखिए 39 में बताया गया है राज्य के नीति तत्व, राज्य के नीति तत्व। इसके अंतर्गत सबसे पहले संसाधनों का उचित वितरण और समान वेतन, संसाधनों का उचित वितरण और समान वेतन जो है 39 में अनुच्छेद में बताया गया है। मतलब आजीविका प्रदान करना, संसाधन जो उपलब्ध है उन संसाधनों का भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति में इस प्रकार से वितरण किया जाए कि सबको उसके आजीविका के साधन मतलब रोजगार के अवसर पैदा हो। यह जिम्मेदारी सरकार को दी गई है संविधान के अनुच्छेद नंबर 39 के द्वारा। जबकि 39 के अंतर्गत बताया गया है संसाधन हिस्सा आम है, मतलब समान न्याय समान अवसर प्रदान करना, मतलब हर व्यक्ति को रोजगार के हो,
न्याय के हो, ये समान अवसर पैदा कर कर अवसर प्रदान किए जाएं, जिससे हर व्यक्ति अपनी स्वाभाविक प्रतिभा को आगे बढ़ा सके। साथ ही इसमें विधिक सहायता सेवा उपलब्ध करवाना भी बताया गया है। मतलब जिस व्यक्ति को किसी प्रकार से, वो गरीब है, अपंग है या फिर इकलौता व्यक्ति है, शक्ति संपन्न नहीं है, उस व्यक्ति को कानून की सहायता की आवश्यकता है, तो उसे कानून की सहायता उपलब्ध करवाना। मतलब कोई व्यक्ति गरीब है और पैसे के अभाव में वो अपना केस नहीं लड़ पा रहा है या वकील नहीं कर पा रहा है, तो फिर उसे सरकार की तरफ से वकील मुहैया कराया जाता है। ये विधिक सहायता के अंतर्गत आता है। ये संविधान के अनुच्छेद नंबर 39 में बताया गया है। पंचायत बनी, मतलब 40वें अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायत का स्थापना, पंचायत का संगठन के बारे में बताया गया है कि पंचायत की, गांव में पंचायत की स्थापना किस प्रकार से होगी, इसके बारे में बताया गया है। जब 41 से काम शिक्षा, 41 में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, ये अनुच्छेद नंबर 41 में बताया गया है। जबकि देखिए इसमें बताया गया है 42 कले प्रसूति, 43 उद्योग संचार, मतलब प्रसूति महिला, जो महिला डिलीवरी कराती है उस डिलीवरी के लिए उसे सहायता, और डिलीवरी होने के बाद उसके पालन पोषण के लिए कुछ राशि मुहैया कराना सरकार को यह कर्तव्य भी जिम्मेदारी दी गई है। जबकि 43 में उद्योग संचार के आधार पर, मतलब 43वें अनुच्छेद में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना बताया गया है। अब देखिए हमने पढ़ा 40 में पंचायत का संगठन बताया गया, जबकि 41 में काम शिक्षा लोक सहायता का अधिकार दिया गया। जबकि 42 में प्रसूति मतलब महिला, जो गर्भवती महिलाएं हैं उस महिला की डिलीवरी करवाना और उसके बाद में उसे कुछ सहायता राशि देना। इसके साथ में यहाँ पर काम करने वाले व्यक्ति, जो कामगार व्यक्ति है, उन्हें उचित व्यवस्था, मतलब उचित वातावरण देना। जहाँ वो कार्य कर रहे हैं वहाँ पर उचित प्रकार का उन्हें वातावरण प्रदान करना। यह 42वें संविधान अनुच्छेद है, उसके अंतर्गत बताया गया है। जब 43वें जो अनुच्छेद था उसमें उद्योग और संचार के बारे में बताया गया है। मतलब उद्योग संचार, जो गांवों में जो कुटीर उद्योग है, उन कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार सहायता उपलब्ध कराएं, ये 43वें अनुच्छेद में बताया गया है। जबकि 44वां जो अनुच्छेद है उसके लिए बताया गया है। देखिए 44वां अनुच्छेद जो है 44 है, मतलब 4 बराबर। अब इसके अंतर्गत बताया गया है समान नागरिक संहिता। देखिए दो प्रकार के कानून होते हैं, एक सामाजिक होते हैं। देखिए 44 में बताया गया है समान नागरिक संहिता। देखिए दो प्रकार के कानून होते हैं, एक सामाजिक कानून होते हैं जिनमें समाज के आधार निर्णय लिए जाते हैं, और एक कानून होते हैं जो धार्मिक व्यवस्थाओं के आधार पर होते हैं। जैसे विवाह हो गया। अब विवाह जो होता है सभी धर्म में अलग अलग होता है। इस्लाम धर्म में अलग है, हिंदू धर्म में अलग है और ईसाई धर्म में अलग है। अब इन सबको क्या है, समान रूप से लागू करने के लिए सरकार को कहा गया है। बट अभी तक भारत सरकार इन सब चीज़ों को प्रदान नहीं करवा पाई। मतलब समान नागरिकता, मतलब सभी जो नागरिक है, भारतीय नागरिक है, उन सब के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि उनका विवाह आदि जो होते हैं ना, विवाह है, तलाक है, इन पर धार्मिक, जो अलग अलग धार्मिक कानून बने हुए ना, उन धार्मिक कानूनों को न मानकर समान एक प्रकार की संहिता लागू की जाए, एक प्रकार कानून बनाया जाए जो सब पर लागू हो। अब देखिए इसके आगे अनुच्छेद जो कविता हम लिखते हैं, उसके बाद में आगे की चर्चा करते हैं। चलिए लिखते हैं, इसे मिटा देता हूँ। यह है कविता का दूसरा भाग जो हमने लिखा है। देखिए 44 से मिले है सामान्य व्यक्ति संहिता, 45 दिलाए छोटे बच्चे को अनिवार्य शिक्षा, 46 से मिले SC ST अधिकार शिक्षा, 47 शराब बंद करके देगा पोषाहार, 48 करेगा दुधारू पशुपालन उधार, 48 से ही मिलेगा पर्यावरण को संरक्षण, 49 महत्व राष्ट्रीय स्मारक बनाएगा, 50 न्यायपालिका का पृथक्करण बताएगा, शांति और सुरक्षा देगा, 51वां अनुच्छेद जब होगी तैयारी तब राज्य देगा निर्देशक। इस कविता के माध्यम से जो इसका पहला भाग था उसमें हमने
44 अनुच्छेद तक पढ़ा। अब 44 से लेकर जो 51 अनुच्छेद उस तक की इसके आधार बताई गई है चर्चा। देखिए सबसे पहले 44वां हमने अनुच्छेद पढ़ा, उसमें समान व्यक्ति संहिता मतलब नागरिक संहिता के बारे में जान लिया था। अब 45वां जो हम पढ़ रहे थे उसमें बताया गया है छोटे बच्चों को अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, ये 45वें अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है। यह व्यवस्था 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में तय की गई थी। अब देखिए आपने जब इसकी हम निःशुल्क शिक्षा की बात करते हैं तो फिर निःशुल्क शिक्षा मूल अधिकारों में अनुच्छेद 21 में भी दी गई है, परंतु वहाँ और इसमें थोड़ा सा अंतर यह है, ये समझने लायक है कि इसमें अनुच्छेद नंबर जो मूल अधिकार के अंदर 21वां अनुच्छेद था, उसमें जो अधिकार दिए गए थे अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क शिक्षा के, वह 6 से 14 साल तक के बालक बालिकाओं के लिए बनाए गए थे, जबकि यहाँ पर 0 से 6 मतलब 6 साल से कम आयु के जो बालक बालिकाएं हैं उनको निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से अनुच्छेद 45 में की गई है। ये संविधान के संशोधन 86 जो 2002 में हुआ था उसके आधार पर बनाया गया है, ये व्यवस्था की गई है। उसके बाद 46वां जो अनुच्छेद है नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत, उसमें SC और ST और कमजोर वर्ग के जो व्यक्ति है उनको शिक्षा संवर्धन का अवसर प्रदान किया गया है। मतलब 46 से मिले SC ST अधिकार शिक्षा, मतलब जो कमजोर व्यक्ति है, SC और ST है या कमजोर वर्ग के व्यक्ति है, आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं, उन लोगों को आर्थिक रूप से आगे बढ़ने और शिक्षा का स्तर सुधारने का अवसर 46वें अनुच्छेद द्वारा बताया गया है। अब देखिए 47वां जो अनुच्छेद है इसमें सरकार को जो नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं, गाइडलाइन बताई गई है, उसमें बताया गया है शराब बंद करके देगा पोषाहार। 47 शराब बंद करके देगा पोषाहार, मतलब 47वें अनुच्छेद के अंतर्गत मद्यपान निषेध बताया गया है। मद्यपान का मतलब होता है नशा करना, तो मद्यपान निषेध बताया गया है 47 में। और 47 में ही लोक स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर पोषाहार प्रदान करना, मद्यपान निषेध और लोक स्वास्थ्य, ये दोनों जो बताए गए हैं ये संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत बताए गए हैं कि एक तो शराब को बंद कराया जाएगा, जो प्रेजेंट टाइम में अभी सिर्फ बिहार राज्य को छोड़कर और किसी राज्य में व्यवस्था लागू नहीं की गई है। बिहार में शराब पर प्रतिबंध लगाया गया है और राज्यों में प्रेजेंट टाइम में व्यवस्था शुरू नहीं हुई है, जबकि लोक स्वास्थ्य मतलब राज्य का कर्तव्य है कि हर व्यक्ति को वह खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाए, किसी को भूख के कारण मौत ना हो, ऐसी पूरी की पूरी जिम्मेदारी कर्तव्य राज्य को दिए गए हैं। फिर बताया गया है 48, देखिए 48 में दो भाग बताए गए हैं, एक 48 और एक 48 क, जिसके अंतर्गत 48 करेगा दुधारू पशुपालन उधार, यानी पहले 48वां जो अनुच्छेद है उसमें बताया गया है कृषि, पशुपालन और दुधारू पशुओं की रक्षा। इसके अंतर्गत देखिए दुधारू पशुओं के अंतर्गत बताया गया है कि दुधारू पशु जो गाय वंश गोवंश के जो अंतर्गत आने वाले पशु है उनकी सुरक्षा करना, उनकी रक्षा करना भी सरकार का उत्तरदायित्व है। जो गौशालाओं का निर्माण होता है ना, वो गौशालाओं का निर्माण भी इसी 48वें अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। मतलब गायों की रक्षा करना, उनके बछड़ों की रक्षा करना, उनके बैलों की रक्षा करना सरकार का दायित्व है कि वो दुधारू पशुओं की रक्षा करें। यह भी अभी सरकार के द्वारा प्रदान हमें नहीं किया गया है। जबकि 48 में देखिए बताया गया है 48 करेगा दुधारू पशुपालन उधार, 48 से मिलेगा पर्यावरण को संरक्षण। संविधान के अनुच्छेद नंबर 42 जो सन 1976 में किया गया था, संशोधन के अंतर्गत किया गया था, संविधान संशोधन 42 1976 के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद नंबर 48 में पर्यावरण का संरक्षण और
संवर्धन, साथ ही वन्य जीवों की रक्षा और वन्य जीवों को उनका प्राकृतिक आवास प्रदान करना, उनका संरक्षण करना, यह व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 48 से प्रदान किया गया है। 48 क में बताया गया है पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन के साथ साथ वन्य जीवों की रक्षा और उनका संरक्षण, वन्य जीवों की रक्षा और उनका संवर्धन, उनके रक्षा व संरक्षण व संवर्धन, ये जो जिम्मेदारी दी गई है सरकार को, ये दी गई है संविधान के अनुच्छेद नंबर 48 में। फिर बताया गया 39 महत्व राष्ट्रीय स्मारक बनाएगा। राष्ट्रीय जो स्मारक है या राष्ट्रीय स्मारक की जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं की रक्षा करना, संरक्षण करना, उनका रखरखाव करना, उस पूरी जिम्मेदारी 49वें अनुच्छेद के अंतर्गत सरकार को दी गई है। अब देखिए राष्ट्रीय स्मारक कौन से हैं, जैसे लाल किला हो गया, ये हमारे राष्ट्रीय स्मारक है। इनकी सुरक्षा करना, संरक्षण करना, इनकी व्यवस्था को बनाए रखना, ये 49वें अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य को नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से बताया गया है। अब देखिए फिर आता है 50वां अनुच्छेद, इसमें कविता के माध्यम बताया गया है 50 से न्यायपालिका का पृथक्करण बताएगा। मतलब 50वां जो अनुच्छेद है वो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण बताता है। मतलब कार्यपालिका का प्रेशर न्यायपालिका पर किसी भी निर्णय में नहीं पड़ेगा। स्वतंत्र रूप से न्यायपालिका अपना निर्णय सुना सके, उसमें कार्यपालिका का कोई दबाव ना हो, इसकी व्यवस्था 50वें अनुच्छेद में की गई है। मतलब 50-50 कार्यपालिका और न्यायपालिका को, दोनों को अधिकारों को बराबरी से बांट दिया गया है। कार्यपालिका न्यायपालिका के किसी भी निर्णय को प्रभावित नहीं करेगी और ना ही कोई दबाव डालेगी। देखिए उसके बाद में शांति और सुरक्षा देगा 51वां अनुच्छेद। मतलब संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में बताया गया है। ऐसी कामना की गई है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनी रहे। इस प्रकार का कार्य भी सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा देगा 51वां अनुच्छेद। जब होगी तैयारी तब राज्य देगा निर्देशक। मतलब ये जो नीति तत्व है, जो राज्य नीति तत्व भारतीय संविधान द्वारा संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक बताए गए हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि सरकार के ऊपर प्रेशर नहीं है कि सरकार हमें दे ही दे। जब होगी तैयारी में, सरकार को जब लगेगा, सरकार के पास संसाधन उपलब्ध होंगे, तब ये हमें प्रदान करेगा। ऐसा नहीं है कि सरकार प्रदान नहीं करेगा तो हम कोर्ट पहुंच जाए और कोर्ट में केस कर दे, वैसा कुछ नहीं होने वाला है। यह सरकार को, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट बताए गए हैं, ऐसी सुविधाएं बताई गई है, ऐसे कर्तव्य बताए गए हैं जिन कर्तव्यों के लिए संसाधनों का उपलब्ध होना बहुत अनिवार्य है। जब संसाधन उपलब्ध होंगे तब राज्य सरकार यह अधिकार हमें उपलब्ध करवाएगी। ये जो नीति तत्व है ये हमें उपलब्ध करवाएगी। ये कोई प्रेशर नहीं सरकार की अभी उपलब्ध करवाए। जब सरकार को लगेगा कि हमारे पास संसाधन उपलब्ध है तब थोड़ी थोड़ी व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी। इनमें से बहुत से नीति तत्व है जिनके ऊपर सरकार ने अपने मोहर लगा दिए, मतलब सरकार ने वो प्रदान कर दिए हैं। और बहुत से अभी ऐसे निर्णय बाकी है, ये नीति तत्व बाकी है जिन पर सरकार को मोहर लगाना अनिवार्य है। मतलब सरकार को अब इसमें थोड़ा बहुत समय लगेगा, परंतु वो अधिकार हमें प्राप्त हो जाएंगे। ये मूल अधिकारों की तरह ही है, परंतु मूल अधिकार जो है उनकी अवहेलना होने पर हम कोर्ट में जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं, परंतु इनकी अवहेलना होने पर या देरी होने पर हम किसी भी प्रकार से कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। मतलब मूल अधिकारों की तरह ही नीति तत्व है हमारे लिए, परंतु फिर भी ये सरकार के लिए ऐच्छिक रूप से प्रदान किए गए हैं कि सरकार अपनी इच्छा के आधार पर जब संसाधन उपलब्ध हो तब ये हमें उपलब्ध कराएं। आशा करता हूँ ये जो वीडियो आपको बताया गया है इसके माध्यम से आप सरल रूप से इस नीति तत्वों को समझ चुके होंगे। अब आगे की वीडियो में हम 51 के अनुच्छेद के अंतर्गत मूल कर्तव्यों की चर्चा करेंगे।